कितना मैंडेट था आप लोगों के पास, क्या कुछ था? 28 को आप क्या करने वाले थे? उनकी जान जो है वो एक तोते के अंदर, वहाँ से जो हुक्म मिलता है वो उसकी सरताबी नहीं कर सकते। मरियम बीबी साहिबा जो हैं वो चौधरी निसार के सामने अपना मोबाइल रख रही हैं कि ये लें फिर चेक करवा लें। तो ये क्या डॉन लीक्स में क्या कहानी है? मरियम को भी उसके अंदर लाने की कोशिश ज़रूर हुई। जनरल साहब एंटर्ड और मुझे मिले और कहने के लोग सर प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टैब्ड मी इन द बैक, और ये मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये जनरल बाजवा चाहते थे परवेज़ रशीद फारिग? जो भी एक चीज़ हमारे दरमियान तय हो गई थी वो फारिग कर दिए गए। हम अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके कसीदे भी पढ़ते ना उनके जजों के, और अगर हम उल्टे भी लटक जाते और फौज के भी पाँव पड़ जाते, जो तय कर लिया था उन्होंने वो होना था। आप गिरफ्तार हो गए, आपके स्टूडेंट आर्मी चीफ हैं। बड़ी सी वैन में मैं हथकड़ी लगे एक कोने में बैठा हूँ, अंदर चरसी भंगी गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, और मैं कोने में गाड़ी में सुखड़ा सिमटा बैठा था। बाजवा साहब चूँकि मेरे स्टूडेंट रहे थे तो मैं चाहता था कि अगर हमारा एक स्टूडेंट वहाँ इतने बड़े मनसब पे बैठेगा तो अच्छा लगेगा। मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। मैंने कहा फवाद क्या डिसाइड हुआ? तो फवाद ने कहा जी डिसाइड ये हुआ कि नोटिफिकेशन टाइप करके रखो और चीफ का खाना खाली छोड़ दो। बहुत तारीखी शख्सियत हैं जी जिनके पास आज हम आए हैं, और बहुत बड़े एक इस वक्त सियासतदान है। बहुत बड़ा नाम एज ए मौलम इन्होंने कमाया, एज ए टीचर, फिर एज ए जर्नलिस्ट बहुत बड़ा नाम कमाया इन्होंने। और सबसे बढ़कर पूरी जर्नलिस्ट जो कम्युनिटी है उसमें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं। इनके लिखे हुए कॉलम जो हैं वो लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और ये वाहिद इनकी तहरीर होती है कि जिसके साथ ख्याल ट्रैवल करके आता है, आप विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं ऐसी तहरीर। और अगर हम पॉलिटिकली बात करें कि जो सेनेट में मुस्लिम लीग नून है उसके जो पार्लियामेंट्री लीडर हैं, इसके अलावा जो सेनेट की अमूर खारजा की कमेटी है उसके चेयरमैन है, लेकिन सबसे बढ़कर जो इनका नाम है, शायद ये सारी बातें इनके नाम के सामने शायद मद्दम पड़ जाएं इरफान सदीकी साहब के सामने, क्योंकि इनकी जो पहचान, जो मिराज इन्होंने हासिल की वो शायद बहुत और तरह की है। किसी और तातुल के बिना मैं इनके पास जाता हूँ। बहुत सारी तारीखी बातें इनके पास हैं। मुशर्रफ के कू से लेके आप शुरू करें, ऐवान सदर उस वक़्त रफ़ीक तारड़ साहब से आप शुरू करें, आप डॉन लीक्स पे आ जाएं, आप मियाँ साहब के अरूज व ज़वाल की दास्तानों पे आ जाएं, मियाँ साहब की तकरीरों के लिखारी के तौर पर भी जो इन्होंने लोहा मनवाया। एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और वो मद्दाह हैं इरफान सदीकी साहब के, और किचन कैबिनेट का हिस्सा हर स्टेज पे। कोई स्टेज ऐसी नहीं कि मियाँ साहब ने इरफान साहब से मशवरा ना किया हो, इनसे ना पूछा हो। और एक तस्वीर इनकी वायरल हुई थी मीडिया में जिसने कोहराम बपा कर दिया था, क़यामत सुगरा का आलम था उस दिन। बहुत बड़ी अरेंजमेंट के बावजूद भी इमरान गवर्नमेंट थी, तो वो तस्वीर जो है वो छाई रही और हथकड़ियों में कलम उठाया हुआ था। तो स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं तस्वीर। इरफान सदीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। मैं जानना सर ये चाह रहा हूँ कि इफ्तिखार साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, बड़ा नाम पाकिस्तान का, बड़ा मोतबर नाम, किरमानी साहब का इंटरव्यू उनके साथ सुन रहा था, तो किरमानी साहब ने कहा कि जो जनरल बाजवा की लॉबिंग थी उसका भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने एज ए लॉबिस्ट बड़ा काम किया। अच्छा, सुनने वालों को गुमान गुजरा उस वक्त भी जब ये लाइनें वो बोल रहे थे कि इसके पीछे शायद इरफान सदीकी साहब, शायद आप हों। और फिर उन्होंने कहा कि वो तो इरफान सदीकी साहब जिस महफिल में नवाज शरीफ साहब बैठे थे तो इरफान साहब ने उनसे कहा फिर मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पतली सी गली थी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, तो वहाँ उन्होंने फिर कम्युनिकेट किया, को मैसेज किया, तो देन फिर उसको अनाउंस किया गया, प्रॉपर अनाउंसमेंट हुई। तो इसका सेहरा भी, अनाउंसमेंट का भी सेहरा आपके सर उन्होंने किरमानी साहब ने सजाया। तो इस पे क्या रद्द-ए-अमल है आपका? क्या रद्द-ए-अमल? किरमानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे, और हमेशा बड़ा एहतराम का रिश्ता उनका रहा, और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। हमारा बड़ा तवील अरसा है मियाँ साहब की इंतखाबी मुहिम की सूरतगरी हम करते रहे मिल के। ये मैंने सुनी है, उनकी गुफ्तगू सुनी है, दुरुस्त नहीं है ये गुफ्तगू दुरुस्त नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त दें, तफसील बताऊँ। 25 नवंबर की बात है 2016 की। कैबिनेट मीटिंग थी 24 नवंबर को। तो कैबिनेट मीटिंग में मियाँ साहब हर एक मेंबर से जाके मिलते थे और फिर अपनी सीट पे बैठते थे, हाल अहवाल पूछ के
तो वो जब मेरे पास आए तो मेरा हाथ पकड़ के दीवार की तरफ ले गए, तो कहने लगे कल तुर्कमेनिस्तान जाना है तो आपने साथ चलना है। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन यानी 25 को हम तुर्कमेनिस्तान चले गए। वहाँ पे मियाँ साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो 3-4 हमारे आर्मी चीफ हो सकते थे उनके बारे में गुफ्तगू की, और ये गुफ्तगू मेरी और मियाँ साहब की चलती रहती थी। मैं बाजवा साहब की वकालत कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। बाजवा साहब चूँकि मेरे स्टूडेंट रहे थे तो मैं चाहता था कि अगर हमारा एक स्टूडेंट वहाँ इतने बड़े मनसब पे बैठेगा तो अच्छा लगेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि बाजवा साहब से जब भी मैं मिला हूँ, उनके चीफ बनने से पहले हमारी मुलाकातें रहती थी, तो 2 चीज़ें मुझे उनकी अच्छी लगती थी। एक तो ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में वो बड़े वाज़े थे कि ये सिलसिले ख़त्म होने चाहिए। दूसरा, वो इंडिया के हवाले से वो जो एक ग्रज होती है, वो कहती है कि तजारत भी होनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये दोनों चीज़ें मियाँ साहब को बड़ी पसंद थी। तो मैं लाबियस्त तो नहीं था, ना मैंने कोई मुफाद उनसे लिया है, लेकिन मैं उनकी सिफारिश ज़रूर करता रहता था। तो मियाँ साहब ने खैर वो तुर्कमेनिस्तान के दौरे में बात की। 26 को हम वापस आए, चकलाला के एयरपोर्ट पे उतरे। मुझे फवाद ने पूछा कि सर क्या तय पाया। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, मियाँ साहब ने तो नहीं पता चलने दिया, पूछते रहे, बातें करते रहे, डिस्कशन होती रही। मैं घर चला गया, मियाँ साहब चले गए अपना PM ऑफिस। शाम को मगरिब से ज़रा पहले मुझे अकमल साहब, ब्रिगेडियर अकमल का फ़ोन आया कि प्राइम मिनिस्टर याद कर रहे हैं। मैं फिर घर से आया, मैंने कहा यार अभी तो हम आए हैं। तो कहने लगे जी। मैं पहुंचा तो मैं मियाँ साहब अपने रिहायशी हिस्से में थे। ये मैं पहली दफ़ा आपको तफसील बता रहा हूँ सर। मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। मैंने कहा फवाद क्या डिसाइड हुआ? तो फवाद ने कहा जी डिसाइड ये हुआ कि नोटिफिकेशन टाइप करके रखो और चीफ का खाना खाली छोड़ दो। अच्छा जी। तो मैंने कहा फिर भी तुम्हारा क्या अंदाज़ा है? तो उसने एक नाम लिया। खैर थोड़ी देर बाद वो ADC आया कि जी साहब आ गए। तो फवाद साहब ने जो नाम दिया वो नहीं हुआ, वो नहीं था। हाँ। तो जी ADC आया, कहने लगा सर साहब आ गए हैं, आपको याद कर रहे हैं। तो मैं चला गया। तो मियाँ साहब मिले जो उनका दरवाजे के करीब आके और बैठ के सीरियस थे। कहने लगे मैं अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ और अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला बेहतरी करे, लेकिन आप जिस बंदे के बारे में कहते रहे हैं उसके बारे में और भी कुछ लोगों ने मुझे कहा है, लेकिन मैं आपकी राय को हमेशा बड़ी अहमियत देता हूँ। तो हमने फ़ैसला किया है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, आई वाज एलोन। वो जो कहते हैं ना जी कि एक हजूम था और उसके अंदर इरफान सिद्दीकी भी बैठे, देयर वाज नन एल्स एक्सेप्ट मी। ये आप 3 बंदों से कंफर्म कर सकते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ से, फवाद हसन फवाद से, ब्रिगेडियर अकमल से। ये सब हयात हैं। तो कहने लगे जी कि ये, मैंने कहा जी चलें अल्लाह ताला बेहतर करे। फवाद भी आ गए। फवाद से कहने लगे जी कि ये करें, आप नोटिफाई कर दें और फाइल अभी भेज दें प्रेसिडेंट हाउस में। मेरी बात हो गई है उधर। तो फवाद की मौजूदगी में उन्होंने मुझसे कहा कि सिद्दीकी साहब आप ने चूँकि बड़ा उनके लिए बड़ी सिफारिश किया तो आप उन्हें बता दें, आप बता दें उन्हें। मुझे कहने लगे आप उन्हें इंटीमेट कर दें कि ये फ़ैसला हो गया। मैंने कहा नहीं सर ये अच्छा नहीं लगता, मेरी तरफ से उन्होंने बताना अच्छा नहीं लगता। फवाद वाज सिटिंग विद मी। फवाद से पूछिएगा किसी दिन, एक इंटरव्यू इसी तरह का करें। और मैंने कहा जी कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता, आपका जो फॉर्मल चैनल है उसी से उन्हें इतला होनी चाहिए, और फॉर्मल चैनल से हुई, मैंने कोई इतला नहीं दी। नंबर उनका फ़ोन ज़रूर आया जब उन्हें ये ख़बर मिल गई। तो उन्होंने, आई वाज सिटिंग देयर विद फवाद, जब उनका फ़ोन आया मैंने सुना, मैंने मुबारकबाद दी। खैर उन्होंने जो गुफ्तगू की उसको हम छोड़ देते हैं। सो वट एवर हैज़ बिन नरेटेड बाई किरमानी साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ उनसे उसकी तरदीद करता हूँ फुल्ली। उसका कोई एक जुज़ भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उस शाम जब ये फ़ैसला होता है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर 3 आदमी थे, 4 आदमी थे। इरफान सिद्दीकी था, फवाद साहब थे, ब्रिगेडियर अकमल थे और ADC वगैरह थे, और मियाँ साहब थे, बस दैट्स ऑल। कोई पॉलिटिशियन नहीं था। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी याददाश्त चूँकि बहुत ज़बरदस्त है और आपके वाक़यात, उनका सिंक्रोनाइजेशन भी आपस में बहुत अच्छा है। शायद वो किताब भी आपने लिखी हो, कोई नोट्स वगैरह भी बनाए हों शायद इस प्रोसेस में। मेरा एस्टिमेट है कि शायद आपने इसमें, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले आप शख्सियत हैं। मुझे जानना ये है कि डॉन लीक्स को लेकर बहुत तरह तरह की बातें अब तक हो रही हैं,
अब तक स्टिल, मतलब कुछ वाक़यात मैंने ये भी सुने कि मरियम बीबी साहिबा जो हैं वो चौधरी निसार के सामने अपना मोबाइल रख रही हैं कि ये लें फिर चेक करवा लें, ये मोबाइल फिर आप चेक करवा लें। तो ये क्या डॉन लीक्स में क्या कहानी है, क्या मामलात हैं? आप इसमें, आपसे मियाँ साहब जब गुफ्तगू करते रहे, आपसे सरगोशियों में पूछते रहे बहुत सारी बातें, तो वो क्या ऐसी गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड का हिस्सा आज तक नहीं बनी? मियाँ साहब वॉज वेरी वेरी अपसेट। ये जो जब ख़ास तौर पे डॉन लीक्स का तो चलें एक ख़बर आई, उसके बाद एक कमेटी चौधरी निसार साहब ने पता नहीं किसके इमा पे बनाई, लेकिन बन गई। मरियम के बारे में भी कहने लगे जी शुकू को शुबात, इधर उधर सरगोशियाँ हो रही थी। कोई ऐसी बात मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई फ़ोन रखा हो या चौधरी साहब ने कोई बराह रास्त मुकालमा हुआ हो, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा है कि मरियम को भी उसके अंदर लाने की कोशिश ज़रूर हुई। उसके बाद मामला मेरा ख्याल है कि इतना सीरियस नहीं हुआ था। कमेटी बन गई, उसने कुछ रिकमेंडेशन दे दी, उन रिकमेंडेशन पे आलमोस्ट अमल भी हो गया। एक एलामिया जब जारी हुआ वज़ीर आज़म हाउस से, तो उस पर हाहाकार मच गई और रिजेक्टेड वाला जो मारूफ ट्वीट है वो आया कि जी एलामिया जो है दिस हैज़ बीन रिजेक्टेड बाई आर्मी, या इस तरह के कोई अल्फाज थे। तो मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ था, मैं घर पे था, लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बड़ा ही, मियाँ साहब को जितना मैं समझता हूँ वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे इसको। सो मेरा रब्ता होता था, मेरे पास उनके स्टाफ का नंबर था। मैंने बाजवा साहब को चेक किया तो बाजवा साहब अब यानी अंदर नहीं, इस्लामाबाद में नहीं थे, पिंडी में नहीं थे, लाहौर में या कहीं इधर उधर थे। तो मैंने उनके जो ससुर हैं जनरल अमजद, उनसे बात की। मैंने कहा जी कि मैं आना चाहता हूँ और जनरल से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे आप मेरी तरफ आ जाएं। मैं चला गया, बावजूद उसके कि मेरी एक आंख पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ? कहने लगे मुझे तो पता नहीं, मैं वॉक करके आया हूँ, तो क्या हुआ है? मैंने उन्हें बताया। एनीहाउ बाजवा साहब आ गए, मैं चला गया, बल्कि उनका वो एडीसी आ गया, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया। मैंने जनरल अमजद को भी साथ ले लिया। मैंने कहा यहाँ कोई मॉरल सपोर्ट होनी चाहिए हमारी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये गलत है। तो मैंने कहा चल वहाँ भी आप बैठ के कहें ये गलत है। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी बाजवा आफ्टर दिस ट्वीट। अच्छा, मैं बाजवा रिजेक्टेड वाली ट्वीट के बाद आप पहले उसी शाम नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों में पहले बंदे उसी शाम जो वहाँ तक आप पहुँचे। मैंने मियाँ साहब कहीं राह वाली या कहीं तकरीर कर रहे थे, तो मैंने उनके एक स्टाफ मेंबर को बता दिया कि मैं उधर जा रहा हूँ और पीएम को बता दें। मैं उनको बता के गया। मतलब आपने इतला भी कर दी, नवाज शरीफ साहब को लूप में ले लिया कि आप उधर जा रहे हैं? ये कोई खुफिया मीटिंग नहीं आपने रखी? नहीं, पीएम को पता है? जनरल साहब, मैं बैठ गया उनके ड्राइंग रूम में। जनरल साहब एंटर्ड और मुझे मिले और कहने के लोग सर प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टैब्ड मी इन द बैक, और मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है और ये हो गया वो। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं ताहुम्मुल से बैठ के और बोलते रहे। पहला फिक्रा बाजवा साहब ने यही था जी। तो बोलते रहे, मैंने कोई उन्हें ना रोका ना टोका। जब बोल चुके, वही मैंने वो टीचर वाली फ़िलासफ़ी रखी, जब बोल चुके तो मैंने कहा जी कुछ और बात? कहने लगे नहीं सर बस ये। फिर मैंने उन्हें एक एक करके बड़े तहम्मुल से मैंने कहा जी कि आप चाहते थे कि परवेज़ रशीद साहब फ़ारिग हो जाएं, वो फ़ारिग हो गए। ये जनरल बाजवा चाहते थे परवेज़ रशीद फ़ारिग? मतलब है कि जो भी एक चीज़ हमारे दरमियान तय हो गई थी या इधर से प्रेशर था कि वो फ़ारिग होना चाहिए, वो फ़ारिग कर दिए गए। वो हो चुके थे पहले। फातमी साहब भी फ़ारिग हो रहे हैं, राव तहसीन भी चले गए। और क्या चाहते थे? और तो कुछ नहीं चाहते थे कि जी ये क्यों कह दिया तो वो क्यों। खैर मुख्तसर, ये मैं कहानी को मुख्तसर कर रहा हूँ कि 15 मिनट जब मैं बोला तो वो कहने लगे हाँ सर यू आर राइट, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो चाहा था वो सारी चीज़ें हो गई थी। ये रिजेक्टेड वाली बात वाकई अब मैं सोच रहा हूँ आपकी बातों के बाद कि हमें नहीं कहनी चाहिए। खाने का वक्त हो गया, खाना लग गया, हम खाने में लग गए। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं मियाँ साहब को जानता हूँ, तो मेरा स्टाफ अगर उन्हें बात करना चाहेगा तो वो नहीं कॉल सुनेंगे, तो आप मेरी बात करा दें। मैंने जाके बाहर उनके कॉरिडोर में ऑपरेटर को कहा, ऑपरेटर ने कॉल मिला दी अंदर, तो मरियम ने मेरा फ़ोन उठाया तो कहने लगी अंकल अबू तो जलसे में थे, आए हैं और थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो
इस वक्त तो बात नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बता दिया उन्हें कि जी वो इस तरह थके हुए आए हैं। और एनी हाउ 3-4-5 दिन वो कोशिश करते रहे, लेकिन वो चाहते थे कि मैं क्लैरिफाई करूं, लेकिन मियाँ साहब से उनका रब्ता नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद फिर मियाँ साहब ने उन्हें टाइम दिया मुलाकात का। एनी हाउ वो फिर एक लंबी कहानी है। तब तक ट्वीट डिलीट हो चुका था? एक स्टेज ऐसी आई, मैं आपको बताऊं, एक स्टेज ऐसी आई कि मियाँ साहब ने 5-7 जो किचन कैबिनेट थे उनको बुलाया और कहा जी कि एनफ इज़ इनफ, 7 दिन हो गए हैं, ये ट्वीट आ गया है, ना उन्होंने वापस लिया है, ना कोई क्लैरिफिकेशन दी है, मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ। सब ने कहा कि सर 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। एनी हाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इतनी लंबी है कि आपका प्रोग्राम जो है उसका मुकम्मल नहीं हुआ। एनी हाउ मियाँ साहब ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है, सब चले गए तो मुझे पकड़ के रोक के अंदर ले गए अपने घर में, तो कहने लगे बैठें और ये स्टेटमेंट जारी करनी। मैंने कहा सर ये ना करें, ये हो गया तो फिर तो ख़त्म हो गया। वो स्टेटमेंट क्या थी? वो बड़ी सख्त शदीद स्टेटमेंट थी। वो थोड़ा बिटवीन द लाइन्स, मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज़ को, जो इक़दाम हुआ था, इसको नॉर्म्स, वैल्यूज़, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ एक तरह का इक़दाम करार दिया। चार्जशीट थी वो स्टेटमेंट पूरी, एक भरपूर चार्जशीट थी, और चार्जशीट का जो नतीजा फिर वो ज़ाहिर है कि हो सकता था मुमकिन तौर पे। तो कहने लगे नहीं सिद्दीकी साहब बहुत हो गया, मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाला शख्स नहीं हूँ, तो एनफ इज़ एनफ। तो खैर मैंने ड्राफ्ट किया, मैंने फवाद से कहा यार अब क्या करें हम। खैर हमने कंपोज करवाया। मियाँ साहब कहने लगे जब आप जारी करें तो मुझे दिखा दें। उन्हें शक था कि मैं कहीं सॉफ्ट ना कर दूँ उसको तो हम फिर अंदर गए। इन द मीन टाइम मैंने बेगम साहिबा को, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत उनकी करे और उनको उनके दर्जात बुलंद करे, मैंने उनको एतमाद में लिया। मैंने कहा जी कि अब आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है, तो जब मियाँ साहब को हम बुलाएंगे तो आप भी चुपके से आ जाइएगा। मियाँ साहब आए, उन्होंने पढ़ा, कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने फिर कहा कि मैंने कहा सर इसको एक दफ़ा फिर आप नज़रसानी कर लें आप। इतने में वो आ गई, वो भी बोली, कहने लगी कि देखें नवाज़, मैं जानती हूँ कि आप सिद्दीकी साहब की बात जो है वो कभी नहीं टालते, वो अगर कह रहे हैं तो 1-2 दिन सब्र कर जाएं। तो खैर वो मियाँ साहब नाराज़ होकर अंदर चले गए कि जी अच्छा ठीक है जो मर्ज़ी करें आप लोग। मैंने फाड़ के फेंक दी। मैंने कहा जो होना है हो जाएगा। अगले दिन फिर बहरहाल फिर मैंने इंटरवीन किया। मैंने उनसे कहा जी कि आप लोग जो है वो मामले को सीरियसली लें। अगले दिन बाजवा साहब आ गए, फिर एक सीटिंग हुई, फिर उन्होंने वापस ले लिया। फिर उसके बाद मामला, जिस मीटिंग में नवाज शरीफ साहब ने जो स्पेकुलेट होती है आज तक, जो रिकॉर्ड दुरुस्त है या गलत है ये आपने बताना है, लेकिन स्पेकुलेशन ये होती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब से जब मीटिंग की तो उन्हें कहा कि आप या फिर कुर्सी छोड़ दें, ओहदा छोड़ दें अपना, या फिर ट्वीट डिलीट करें। मियाँ साहब इस टोन में बात नहीं किया करते, उनका मिजाज नहीं है। चौधरी निसार थे, डार साहब थे, डार साहब लीड कर रहे थे सारे प्रोग्राम को, और फवाद भी उस टीम का हिस्सा था। मैं नहीं था फॉर्मली, मेरा रोल जो भी था वो इनफॉर्मल था। इस कमेटी ने तय किया जी कि ये इस तरह का प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाएगा और वो ट्वीट साथ ही वापस तस्वर किया जाएगा। वो हो गया और मामला वो कम अज़ कम उस हद तक ठंडा हो गया। फिर उसके बाद एक पानामा की आग शुरू हो गई, फिर कुछ ना कुछ चलता रहा। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कोशिश की अपने तौर पर जनरल बाजवा साहब की और नवाज शरीफ साहब के हालात को नॉर्मलाइज करने की डॉन लीग्स को लेकर, वो शायद नॉर्मलाइज ना हो सके, क्योंकि नतीजा तो फिर 5-0 से नवाज शरीफ की। वो डॉन लीग जो थी वो एक छोटा सा एपिसोड था एक बड़े प्लान का। प्लान अपनी जगह कायम था। ये एक कोशिश थी रिफ्ट पैदा करने की। जो एलिमेंट्स बैठे हुए थे पहली रिजीम के आए हुए थे, और बाजवा को भी अंडर प्रेशर रखा हुआ था। बाजवा अल्टीमेटली उस टीम का हिस्सा भी बन गए। उसमें जनरल वो अपना आसिम बाजवा भी थे, उसमें फिर जनरल गफूर भी थे, आसिफ गफूर भी आ गए, और फिर ये सारा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आग जो डॉन लीग्स की भड़की थी, ये आग फॉर द टाइम बीइंग तो बुझ गई, लेकिन चूँकि एक बड़ा प्लान बहुत पहले से बन चुका था कि इनको फारिग करना है, इनको घर भेजना है, और किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बहाने से ये मामलात चलते रहे। आग ठंडी हो गई, चिंगारियाँ सुलगती रहीं,
और फिर वो हुआ जो उन्होंने प्लान किया। आप जब बाजवा साहब के पास पहली दफ़ा गए हैं उनके ससुर के साथ, तो उन्होंने उधर मरियम बीबी का कोई तज़किरा किया, कोई ऐसी बात की कि देखें ये तो नहीं, खुरा तो इनके घर जाता है और ये देखें हमारे खिलाफ नहीं, खबरें लगवाते हैं, उनका कोई तज़किरा नहीं, वो डॉन लीक्स तक ही महदूद रहे, बल्कि वो कहने लगे कि साहब मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो मेरे आने से पहले का कज़िया है जो मेरे सर आ पड़ा, और वाकई उनके आने से पहले का था। तो, हाँ जी, वो तो दैल शरीफ साहब के दौर का। जी हाँ। तो एनी हाउ वो आग बुझ गई, लेकिन फिर चूँकि एक बड़ा प्लान बना हुआ था, मंसूबा बना हुआ था, घर भेजना था, वो आटा गूंदते हुए हिलने वाली एक मिसाल थी कि बेटे से तुम तनख्वाह नहीं ली, उसमें जज भी हिस्सा बन गए, जर्नैल हिस्सा पहले से बने हुए थे, वो प्लान एग्जीक्यूट हो गए। अब जब आप सोचते हैं इन सारी बातों को, और मुझसे बात करते हुए भी आपके साथ वो विजुअल आपके जहन में चल रहा है, साथ साथ आपकी मीटिंग्स का जो आप तारीख़ी एज ए किरदार भी इन सारी चीज़ों का जो हिस्सा रहे, अब आप जब सोचते हैं तो बाजवा साहब के बारे में आपकी राय भी यही थी, बाकी लोग भी, कि वो बड़े डेमोक्रेट हैं, डेमोक्रेट लवर हैं, और बीइंग इधर 10 कोर को भी, कोर कमांडर पिंडी जब वो रहे तो तब भी वो 10 कोर को देखते हुए भी वो यही करते रहे कि धरने को भी लेकर वो यही बात करते रहे कि ये गलत है, धरने नहीं होने चाहिए, ये बातें भी नवाज शरीफ साहब तक पहुंचती रहीं। तो क्या ऐसा आपको लगता है कि उनका मिजाज क्यों बदल गया, या नवाज शरीफ साहब से टैकल ना हुए, या जैसे शहबाज शरीफ साहब बड़े अच्छे से लेके चीज़ें चलते हैं, नवाज शरीफ ऐसा नहीं करते, या इसको क्या आप देखते हैं, क्या एड्रेस करेंगे इसको? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप निगाह करें तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे मैं कहता हूँ जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ना, प्लान, मंसूबा, एक प्रोजेक्ट, वो बन चुका था। और उसके अंदर जो जनरल पाशा से लेके ज़हीरुल इस्लाम से लेके फिर राहील शरीफ साहब तक भी, राहील शरीफ साहब के अपने मोटिव्स थे एक्सटेंशन के हवाले से, वो भी एक नाराज़गी का एलिमेंट रखते थे। उसके बाद मेरा ख़्याल ये है कि बाजवा साहब को थोड़ा सा लाइसेंस देते हुए हो सकता है कि इनिशियली वो ऐसा ना चाहते हों, क्योंकि उन्होंने बारहा कहा कि मुझे मियाँ साहब से कभी कोई शिकायत नहीं रही, और अब भी कहते हैं, मेरी तो नहीं मुलाकात हुई लेकिन कहते हैं वो मीटिंग्स में, क्योंकि हमने जो चाहा फ़ौज के लिए वो उन्होंने किया, पैसों की ज़रूरत पड़ी वो दिए, और कोई हमारा कोई इशू ही नहीं है था मियाँ साहब से। मेरा ख़्याल ये है कि वो जो एक माहौल और फ़ज़ा बना दी गई थी कि जी मियाँ साहब को भेजना है, इमरान ख़ान को लाना है, एक प्रोजेक्ट इसमें हो सकता है बाहर की कुछ क़ुव्वतें नादीदा तौर पे शामिल हों, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बाजवा साहब या तो बहुत हिम्मत दिखाते और इस सारे जाल को तोड़ देते। दूसरा तरीका ये था कि बाजवा साहब पे इतने प्रेशर पड़े हों, दबाव पड़ा हो कि वो उस जाल को तोड़ने के बजाय खुद उसका हिस्सा बन गए हो। मुझे तो ये लगता है। देखिए ना, जैसे एक काबीना की मीटिंग चल रही है और चौधरी निसार अली खान, GIT का फैसला आने वाला है, तो चौधरी निसार अली खान ने कहा कि ये जो लोग आपने रखे हुए हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके ये जजों को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये आपके खैर खा नहीं है, एनफ इज़ एनफ वाली। देखें ये क्या थी? ये बातें जो है, मैं था उस काबीना में, कमेटी में भी था, अपना सारी मीटिंग में भी था, ये सब फ़हद साहब फजूल बातें सर। हम अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके कसीदे भी पढ़ते ना उनके जजों के, और अगर हम उल्टे भी लटक जाते और फ़ौज के भी पाँव पड़ जाते, और जो भी हम कर गुजरना चाहते हैं सजदा रेज़ हो जाते, अदालतों के सामने भी, इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी, जो तय कर लिया था उन्होंने वो होना था, वो हो गया। इसमें ये कहना जी कि हम अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने ना खड़े होते तो हमारा मुकद्दर बदल जाता, बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हो जाता हूँ, लेकिन मुझे अब ये जानना है कि अगर ये होनी थी और ये नहीं टाली जा सकती थी, तो फिर नवाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान क्यों दूर हो गए? उनकी आपस में सेपरेशन, ये एक अलग कहानी है, और ये बड़ी तवील कहानी है, ये कोई मुख्तसर कहानी नहीं है। और मैं कभी चूँकि इस मौजू पे बोला भी नहीं और मैं अब भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि दो शख्सियात के दरमियान की एक बात है और मेरा अच्छा नहीं लगा। मेरे चौधरी साहब का भी बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मियाँ साहब का तो है ही, तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरह के जो शख्सी इख्तलाफात हैं उनके अंदर कूदा जाए। अच्छा चले,
चौधरी निसार अली खान पे हमेशा आता रहा कि भाई आपने मुशर्रफ को प्रमोट करवाया और जनरल इफ्तिखार भी और सारा उन पे अक्सर, तो ये क्या किया आपने। तो मियाँ साहब भी अक्सर गिला कर देते थे उनसे, तो आप भी बाजवा साहब की वकालत करते रहे, तो मियाँ साहब ने आपसे कभी कोई गिला नहीं किया कि भाई आपने, या सेम तनाजुर में दोनों वाक़यात को? अभी कोई 2-2.5 महीने पहले मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप शाम को आएँ तो खाना खाएंगे, तो वो घर के हिस्से में उन्होंने छोटे से खाने का, जब आप लाहौर आए हुए थे? जी हाँ, तो फैमिली थी, कोई और आदमी नहीं था, तो फैमिली के अंदर वो फैमिली की बातें, बेगम साहिबा की बातें और सारी बातें, और वो अपनी बेटी से कहने लगे, अस्मा से, कि सिद्दीकी साहब से मेरा 26 साल का रिश्ता है और इन्होंने हमेशा मुझे जो एडवाइस दी वो हमेशा अच्छी दी, और वो हमेशा उस वक्त अगर मैं नहीं भी माना हूँ तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की थी। मैंने हंस के कहा, मैंने कहा जी सिवाय एक बात के। कहने लगे कौन सी? मैंने कहा जनरल बाजवा साहब के। आपने खुद ही मैंने खुद अपने आप पे लिया, उस पर एक क्या बर्डन सारा लिया आपने? उस पर एक क्या कहा पड़ा। मियाँ साहब कहने लगे नहीं, वो भी आपने इन गुड फेथ की थी, मुझे पता है कि आपका उसमें क्या लेना देना था, बट यू आर राइट कि वो ठीक नहीं निकली, लेकिन उसमें मैं और आप दोनों शामिल हैं। तो ये बात हुई, उन्होंने कभी गिला नहीं किया इसका। मुज़ाकरात कमेटी को आपने चलाया, बड़े अच्छे से एलामिया उलूमिया पढ़े, एक मीटिंग में तो आपसे उन्होंने 5 दफ़ा पढ़वाया कि पढ़ के सुनाए सिद्दीकी साहब आपने क्या लिखा है, कॉमा कहाँ डाला है, फुल स्टॉप कहाँ डाला है। जी हाँ जी। तो कितना मैंडेट था आप लोगों के पास, क्या कुछ था? 28 को आप क्या करने वाले थे? मैंडेट का फहद क्वेश्चन ही नहीं आता इस खेल के अंदर। मैंडेट हमारा टेस्ट ही नहीं किया उन्होंने। हमारा मैंडेट टेस्ट होना था 28 तारीख को कि क्या हम कुछ करने की पोजीशन में हैं या नहीं हैं। उस टेस्ट से पहले वो क्यों निकल गए, मुझे नहीं, इसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। देखें ना कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं अतमाम हुज्जत। वो अतमाम हुज्जत ही कर लेते कि यार ये बेबस लोग हैं, ये कहाँ कमीशन बना सकते हैं, ये कहाँ हमें रिलीफ दे सकते हैं, ये कहाँ हमारे कैदी छुड़वा सकते हैं। नैरेटिव तो अपना बना लेते ना, वो क्यों नहीं किया उन्होंने? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उनकी जान जो है वो एक तोते के अंदर है। वहाँ से जो हुक्म मिलता है वो उसकी सरताबी नहीं कर सकते। वहाँ से अगर अली गौहर ने निकल के कह दिया जी कि नो मोर टॉक्स, अब कमेटी उनकी बैठी हुई है घर, कमेटी को कोई ख़बर ही नहीं है नो मोर टॉक्स। कमेटी टीवी पे सुनती है जी कि अब उन्होंने कह दिया है जी कि नो मोर टॉक्स, तो उन्होंने कह दिया जी नो मोर टॉक्स। ये पार्टी मुज़ाकरात के लिए नहीं बनी। इसकी तख्लीक के अंदर, इसके तख्लीकी जौहर के अंदर अफ़ाम व तफ़हीम, मुज़ाकरात, बातचीत, मुकालमा है ही नहीं। ठीक, ये बनी है चौकों चौराहों के लिए, धरनों के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, जलाओ गहराओ के लिए। ये नहीं बनी मुज़ाकरात के लिए। अब 10 मुज़ाकरात इनसे करवा लेंगे, यही नतीजा निकले। आपका ट्वीट एक बड़ा वायरल हुआ है, हमारी अदलिया 26वीं आईनी तरमीम जजों के तबादलों और तकर्रियों से बहुत पहले दुनिया के 142 ममालिक में 130वें और ख़ित्ते के 6 ममालिक में 5वें नंबर पर आ चुकी है। पार्लियामेंट का सतून माजी की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ खड़ा है। इंतज़ामिया पूरी जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। एक जज साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, किस कैपेसिटी में कहते हैं जी कि ये सारे सतून गिर गए हैं, फ्लॉप हो गया है पूरा निज़ाम। भाई आप हु आर यू टू से दिस? आप कैसे कह सकते हैं? मुकन्ना की तख्लीक हैं आप। मुकन्ना अपनी जगह मौजूद है, कानून साजी कर रही है और अपने इख्तियार के मुताबिक कर रही है, अपने मैंडेट के मुताबिक कर रही है। इंतज़ामिया कहाँ फ्लॉप हुई है? कोई सूबाई इंतज़ामिया ख़त्म हो गई है, कोई लॉ एंड आर्डर का बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, वफाकी हुकूमत काम नहीं कर रही है, इंतज़ामिया खड़ी है। अगर कोई बुरान है तो वो आपके अंदर है। और वो बुरान क्यों है? बुरान इसलिए नहीं है कि कोई अदलिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है। बुरान इसलिए है कि अगर मेरी निगाह किसी ख़ास मनसब के ऊपर जमी हुई है और वो मनसब ख़तरे में चला गया है और मैं अब उस मनसबे बुलंद तक नहीं जा सकता, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा निज़ाम ही धड़ाम से गिर गया। नवाज शरीफ साहब ने कई दिन आसमान ना देखा, कैद रहे, सोबतें और कैद रहे, और सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी उम्मीद थी उन्हें, तो मुशर्रफ साहब ने चीफ जस्टिस उड़ा दिए, सीनियर जज उड़ा दिए। अब इमरान खान साहब अंदर हैं तो आप लोग 26वीं तरमीम ले आए हैं। नहीं, हम 26वीं तरमीम और वो
ट्रांसफ़र पोस्टिंग करके। देखें तो ये इस पे अभी क्या 26वीं तरमीम में ऐसा क्या हुआ है? मैंने तो ये इस ट्वीट का जो हवाला दिया है ना, मैंने कहा है ना कि 142 ममालिक में से अगर आप 130वें नंबर पे हैं तो किस वजह से थे? 26वीं तरमीम तो नहीं थी, जजों के तबादले भी नहीं हुए थे, किसी की हक तलफी भी नहीं हुई थी, किसी को चीफ जस्टिस को हमने मुक्का मार के पीछे नहीं किया था। देन वाई वर यू एट 130th नंबर क्यों थे? और जो खत्ते के 6 ममालिक हैं सिवाय अफ़गानिस्तान के, आप क्यों थे भाई? तब तो नहीं थी 26वीं। तो ये 26वीं का कसूर है या तबादलों का कसूर है या पार्लियामेंट का कसूर है या आपके अपने अंदर कोई कसूर था? जब आप कह रहे थे कि जी वर्दी समेत जो है वो कोई शख्स भी वर्दी पहन के भी सदारत का इलेक्शन लड़ सकता है, तो 26वीं तरमीम ने ये किया था या आपने खुद अपने मुंह पे कालक मली थी? जब आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, घर चले जाओ, वो 26वीं तरमीम थी। ये कालक क्यों मली थी अपने चेहरों के ऊपर? आपने 4 मार्शल लॉ के क्यों अंगूठे लगाए थे नज़रिया ज़रूरत के तहत? वो 26वीं तरमीम ने ये किया था। आप 130वें नंबर पे आए हुए हैं अपने कामों की वजह से। अपने मैं वो लफ्ज़ नहीं मैं वो लफ्ज़ रोक दिया है जो मैं कहने लगा था, कामों की वजह से। अपने जो कुछ आपने कमाई की है ना, वो आपको यहाँ पे लेके आई है। 26वीं तरमीम नहीं लेके आई है। 26वीं तरमीम में ऐसा क्या है मुझे बताएं? आईनी अदालतें दुनिया के 70-80% मुल्कों में कायम हैं। ये पड़ोस में है ना जिसका नाम है इंडिया, वहाँ एक साल के अंदर 40 हाई कोर्टों के जज ट्रांसफ़र हुए और वहाँ पे कोई कानून नहीं है आईन के अंदर कि जी उस जज से पूछा जाए कि तुम ट्रांसफ़र होना चाहते हो या ना। हमारे यहाँ तो ये कानून है। हमारे यहाँ जो 3 जज आए हैं जिससे तकलीफ़ हुई है और जिससे सारे सतून धड़ाम से गिर गए हैं, उन 3 जजों से पूछा गया, उन 3 जजों के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनसे पूछा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से पूछा गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया, 9 जजों से पूछा गया और सदर ममलकत ने तस्दीक की है। आप कहते हैं जी धड़ाम से गिर गए। इंडिया की एग्जांपल आप ठीक है रेलिवेंट दे रहे हैं, लेकिन वहाँ 6 जजेस ने कभी खत भी तो नहीं लिखा कि हमारे कैमरे निकल रहे हैं जी? तो इन खतों की बाय डिज़ाइन नहीं। अगर ये बात है, अगर किसी एजेंसी का दबाव है आप पे, यही किया ना 6 जजों ने, यही कहा ना। तो इन जजों में जो सबसे बड़े जज थे, जो आप ये कह रहे हैं कि सुतून धड़ाम से गिर गए हैं और ना इंतज़ामिया है और ना मुकन्ना है, सिर्फ नौजवान रह गए हैं, ये जिस दिन जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के घर एक जर्नैल जाता है और धमकी देता है, ये उस वक्त अदालत में मौजूद थे। ये बोले, ये इन्होंने कहा है उस वक्त, अगर इनको अदलिया की आज़ादी का दर्द आज उठा है तो ये उठ के खड़े हो जाते ना शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ। ये वही उसी एजेंसी का नाम लिया था ना शौकत ने। शौकत साहब के दौर में भी अगर ये था और ये भी कह रहे हैं तो मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक शख्स की क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अगर उसके पेट में आज दर्द उठा है किसी जज के या 6 जजों के कि जी एजेंसियां ये कर रही हैं, तो एजेंसियों ने जब ये किया था 2019 के अंदर तो क्यों नहीं बोले थे? और हालत ये थी कि उस जज के साथ इन्होंने सोशल बाइकआउट कर लिया था एजेंसियों के डर से। उसने बेटी की शादी पे बुलाया, कोई नहीं गया, उसके घर कोई नहीं जाता था, सलाम नहीं करते थे। और जिसको जज बनना था चीफ जस्टिस, 1.5 महीने बाद उसे चीफ जस्टिस बनना था, कोई और चीफ जस्टिस बन गया। क्यों नहीं बोले आप? लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ वो आज तक इंसाफ ना हो सका। फिर चलें वो तो भुगत गया ना। मैं वो मेरा अजीज़ भी है, मैं जानता हूँ कि उसके ख़ानदान पे क्या गुजरी, उस पर क्या गुजरी, किस तरह उनके लिए शायद 2 वक्त की रोटी के लिए भी मसाइल पैदा हो गए थे एक वक्त में, लेकिन उसने कुर्बानी दे दी ना। आप लोगों ने क्यों नहीं कुर्बानी दी? क्या करें, छोड़ दें, इस्तीफे दे दें, क्या करें? तो फिर आप भी ना बोले ही ना। देखें, अगर आपके अंदर आपके ज़मीर उस वक्त सोया हुआ था जब आपके अपने मफादात थे जी, आज क्यों आपका ज़मीर जाग गया है? आपका ज़मीर नहीं जागा, तब भी आपका मफाद था, आज भी कोई आपका मफाद है। 4 चीज़ें हैं जिनका ये हल्फ उठाते हैं कि खौफ नहीं होगी, रग़बत नहीं होगी, रियायत नहीं होगी, अनाद नहीं होगा। सारे खतूत के अंदर ये चारों चीज़ें। मेरी अर्ज़ ये है कि आपको कल कलां को जब इसी अदलिया की ज़रूरत पड़ेगी और अल्लाह ना करे आप सारे लोग खुदा ना करे
खाक में बदहन, आप लोग जेलों में हमारे साथ तो गुजर चुकी है ना, दोबारा आ जाएगी वो सर्कल, हाँ, तो दोबारा आ जाएगा। गुजरे हमने कोई अदलिया के अंदर, हमने इनके लिए, इनको जितनी अदलिया से रियायतें मिली हैं हमें नहीं मिली थी, अब भी मिल रही हैं, अब भी मिले और मिले, हमें उस पर कोई इतराज़। प्राइम मिनिस्टर जज चुनता है अब चीफ जस्टिस, तो नहीं तो सारी दुनिया में क्या निज़ाम है? आप देखें ना ज़रा, अमेरिका सबसे बड़ा है ना, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में कौन जज लगाता है बताएं मुझे? अमेरिका में कोई निज़ाम, कोई जुडिशल काउंसिल नहीं है। सदर अमेरिका जो है वो आपको जज नॉमिनेट करता है कि फ़ाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ठीक है, सिर्फ एक शख्स, और वो चला जाता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसकी तौसीक कर, पार्लियामेंट का ऐवान बाला सेनेट उसकी तौसीक करता है, वो बुलाता है कि सुन कि फ़ाज साहब आप आएँ फ़लाँ तारीख को जी, आप आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, पूरा हाउस बैठा होता है, वो आपको जरा करता है कि तुमने तो ये किया था, तुमने तो फलां बैंक से लोन लिया था और उसमें लेट तुमने पेमेंट की थी, तुम तो सूद खा गए, तुमने ये किया। 15-15 दिन जरा रहती है पार्लियामेंट के अंदर, फिर वो जज अपॉइंट होता है। आप कहते हैं जी हमारे यहाँ तो एक जुडिशल काउंसिल है, एक लेकिन सर अमेरिका में तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 8 जज एक तरफ होते हैं, 4 एक तरफ होते हैं, मखसूस नशिस्तों वाला, तो उसे आप मानते नहीं आप लोग, और मखसूस नशिस्तें ही नहीं देते। अगर मखसूस नशिस्तें उस वक्त मिलती तो आप 26वीं आईन तरमीम ही नहीं कर सकते। नहीं वो तो वहाँ तो अमेरिका में तो ऐसा नहीं। और एक और एग्जांपल लीजिए, वो फैसला जो है जब मनी लॉन्ड्रिंग का वो फैसला अभी नज़रसानी के मराइल में चल रहा है, वो देखी जाएगी उस पर क्या गुजरती है, लेकिन वो फैसला इट्सेल्फ जिन जज साहिबान ने भी लिखा है ना, वो भी जब पढ़ेंगे ना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देंगे और घर में चले जाएंगे और पाई बाग के किसी दरख्त के नीचे बैठ के वो फैसला देखेंगे ना, तो उनको शर्म आएगी, उनके पसीना तार उनका। लेकिन सर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला, उसने कहा इलेक्शन करवाएं, आप इलेक्शन नहीं करवाते। कौन से इलेक्शन करवाएं? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा पंजाब का इलेक्शन होना था, वो भी लेट हुआ। तो वो एक निज़ाम के तहत इलेक्शन होने ने ना, वो तो तमाशा लगाना चाहते थे ना वो। अब आप अगर अदालतें तमाशे लगाने पर बैठ जाएंगी, अदालतों ने किसने, आप मुझे ये बताएं, एक चीज़ बताएं जिससे सारा कज़िया पैदा होता है। आईन ये कहता है कि जी अगर कोई रुकन हिदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है तो वो रुकन नहीं रहेगा, बहुत बड़ी सज़ा है, ये आईन देता है। आपको किसने कहा है कि इसके अंदर एक नई शिक डाल दें कि जी उसका वोट नहीं गिना जाएगा, इसलिए कि बदनीयती है आपके अंदर। आप चाहते हैं कि हमजा की हुकूमत उल्टे और पीटीआई की हुकूमत। उसके पीछे जनरल बाजवा थे उस वक्त, या वो तो बाजवा थे या नहीं थे, जो भी था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो जजों के कलम से हुआ ना, बाजवा के कलम से तो नहीं हुआ ना। ये जज बताएं ना कि ये शिक आइन की कैसे डाल ली उन्होंने। अगर डालना होती तो 73 के आइन जो बनाने वाले हैं, ये अब तक इतना अरसा हो गया, जिसके बाद चौधरी प्रोविजन आई, फिर बाद में पंजाब में आए, वही आप कह रहे हैं। ये क्यों किया? अच्छा, अब IMF का डेलीगेशन चीफ जस्टिस से मिल रहा है जाके, देखें, और एक लेटर शहबाज शरीफ साहब ने मीनवाइल चीफ जस्टिस साहब को लिख दिया है, और एक लेटर इमरान खान साहब का अब चीफ जस्टिस रिकॉर्ड पे लाए हैं, और उन्होंने अपोजिशन लीडर को भी बुला लिया है। देखें, मैं इसमें एक लाइन सिर्फ और ले लें, आपसे मतलब लगाइए, जिसमें नेशनल जुडिशल पॉलिसी फोरम जो है, उसमें अपोजिशन लीडर बैठेंगे, उसमें शहबाज शरीफ बैठेंगे और चीफ जस्टिस बैठेंगे, और आपस में वो कहते हैं डिस्कशन होगी रिफॉर्म्स के बारे में और ये सारी चीज़ें। तो ये नेशनल डायलॉग ही है, फिर इसका मतलब है क्या कहेंगे? इस पे तो मैं शायद कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये तफसील जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, मैं ये अखबार उठा के लाया था कि मैं इस पे लिखूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि IMF आ गया, चीफ जस्टिस को भी खंगाल रहा है, 6 और महकमों को खंगालेगा, करप्शन का इंडेक्स देखेगा, फलां देखेगा, ये किसी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के लिए कोई बायसे एजाज़ बात नहीं है। लेकिन मेरा जहन फिर चला जाता है, वो भी मैंने अभी प्रिंट्स निकाले हैं 2016 में, जब नवाज शरीफ ने कहा था बाय बाय IMF, बाय बाय IMF, अलविदा। और IMF का भी स्टेटमेंट मैं निकाल के लाया हूँ। IMF ने कहा था कि पाकिस्तान को अगर ये निज़ाम यूँ ही चलता है तो आइंदा हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। ठीक, पाकिस्तान को आज़ादी, खुद मुख्तारी की उस मंजिल पे पहुंचाने वाले नवाज शरीफ को आपने धक्का दिया, और आज आप उसी IMF के कदमों तले लोटनियाँ खा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? ठीक, अब पीका एक्ट कल डिस्कस हो रहा था हाई कोर्ट में, तो उसमें कहा गया कि ये तो जर्नलिस्ट से सोर्स पूछेंगे, और जर्नलिस्ट को कहेंगे भाई तेरा सोर्स क्या है, ये कदगन का आलम है। दूसरा, वो 26वीं तरमीम के बाद जो कोर्ट पैकिंग का सिलसिला जारी है, वो आपके सामने है, IMF का वफ्द चीफ जस्टिस से मिलता फिर रहा है।
और नवाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था या नहीं बनना था ये तो आप बताएंगे, लेकिन वो जो आपकी पार्टी का एक नैरेटिव था, जब हम डॉन लीग से शुरू कर रहे थे तो आपकी पार्टी का जो इमेज था और जो नवाज शरीफ साहब की एक ग्रिप थी पार्टी पे, वो बहुत ज़बरदस्त ग्रिप थी। मतलब वो उस वक्त के आर्मी चीफ को 7 दिन ऑडियंस ही नहीं दे रहे, उनसे मिल ही नहीं रहे। आज का नवाज शरीफ, आज की आपकी पार्टी, इसका मुस्तकबिल फिर इन सारे हालात के तनाजुर में क्या देखते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ साहब की सोच बड़ी वाज़ेह है और हमेशा रही है, और कोई नहीं चाहता पाकिस्तान के अंदर आप अपोजिशन हो, हुकूमती जमातें हों। आज हम अगर कंफर्टेबल हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासत के अंदर दखलंदाजी होनी चाहिए, कोई नहीं चाहता। मियाँ साहब की सोच भी वही है, शहबाज साहब की भी सोच वही है। लेकिन पाकिस्तान को आप जिस दलदल के अंदर धकेल के गए हैं ना, जिस दलदल के, जिस कुएं के अंदर आप फेंक के चले गए हैं, उस कुएं से निकालने के लिए मुझे फाद से भी कहना है कि यार रस्सी को हाथ डालो। मैं कोई वर्दी वाला गुजर रहा है तो उससे भी कहूँगा कि यार इस रस्सी को ज़रा हाथ डालो, इस मुल्क को ज़रा हमें ठीक करने दो। अगर आज हम और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इस मुल्क को, सियासी मकासद के लिए नहीं, हम मिल के इस मुल्क की इकानमी के लिए, कल भी आप देखते हैं कि दुबई में हमारे आर्मी चीफ भी गए हुए थे, हमारे वज़ीर आज़म भी गए हुए थे। तो ये एक एफर्ट, ये क्राइसिस मैनेजमेंट इस वक्त हो रही है, मुल्क को दलदल से निकालने की कोशिश हो रही है, प्रिंसिपली फ़ौज और सियासत। और मैं जानता हूँ मौजूदा आर्मी चीफ भी को भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनकी सोच ये नहीं है। वो बड़े फर्म है इस चीज़ पे कि सियासी मामलात के अंदर फ़ौज को नहीं आना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं और जिस हिकमत अमली पे चल रहे हैं, वही बेस्ट वे आउट है मौजूदा हालात के अंदर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यही जो चल रहा है, यही आप समझते हैं कि सबसे बेस्ट चल रहा है? तो नहीं, बल्कि ये बड़े अच्छे तरीके। नवाज शरीफ साहब से कभी डिस्कस हुआ कि अडयाला चले जाते, इमरान खान से मिलते, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बातें ऐसे उनके, मेरा ख्याल नहीं है कि इन बातों में आप कोई सब्सटेंस है। नवाज शरीफ जब इमरान खान साहब गिरे हैं, चोट आई है, तो उनके घर गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो अडयाला चले गए हैं, मैं उनके साथ था, और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है हमारी। तो नवाज शरीफ क्या करे, नवाज शरीफ पीछे पीछे भटकता रहे उसको। अब तो वो जेल में है, अब तो मतलब नहीं, तो वो जेल में, तो हम भी तो जेल में रहे हैं ना। हम में से कौन बाहर था? हमारी सारी लीडरशिप बशमूल नवाज शरीफ, बशमूल उसकी बेटी, बशमूल शहबाज, बशमूल हमजा, कौन बाहर था? नहीं, तो जेलों से बाहर आने के बाद आप संगदिल क्यों हो गए हैं? वो भी अब जेल में? नहीं 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 नहीं, जेलों के अंदर किसने जाके मुलाकातें की हैं कभी कि वो चले जाएं जेल के अंदर? वाई शुड ही गो? कोई वजह होनी चाहिए। नेशनल डायलॉग का आगाज यही से होगा। डायलॉग ऑपोजिशन आप साथ लेके चले। ही इज कंडेम्ड प्रिजनर, उनको एक सजा हो चुकी है 14 साल की। वो जिस तरह बाकी 80,000 मुजरिम वहाँ अंदर हैं, वो भी पड़ा हुआ है। तैयारा साजिश केस अगर सच्चा था तो फिर ये भी सब कुछ तैयारा साजिश केस आप बता दें। तैयारा साजिश कल को आप यही कहेंगे कि ये भी सियासी मोटिवेटेड थे? नहीं, तैयारा साजिश केस तो एक हवाई तखयलाती बात थी ना। मैं बताएं कि 485 कनाल ज़मीन है या नहीं है ना? ज़मीन के ऊपर नज़र आ रही है ना, किसके नाम है बताएं? ट्रस्टी तो यही है। नो ट्रस्ट, देयर इज़ नो ट्रस्ट। मैं दावे से कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में अल कादर नाम का कोई ट्रस्ट वजूद नहीं रखता, रजिस्टर्ड नहीं है। आपको अगर डिनाई कर ठीक बात है, तो फिर ज़मीन किसकी हुई? इनकी अपनी हुई ना, जाती। 240 कनाल ज़मीन जो यहाँ है, ये तैयारा केस है। ये यहाँ पे जो बनी गाला में दी है फरागोगी को, ये कहाँ से आई है? मैं उन हीरों की अंगूठियाँ तखयलाती समझ लेता हूँ। कहानियाँ हैं ना, ये कहानियाँ हैं भाई। ये तो ज़मीन पड़ी हुई है, 28 करोड़ 50 लाख रुपया नकद ट्रस्ट के खाते में आया है। ये फर्जी कहानी, ये तैयारा केस है। कमाल करते हैं आप लोग। नवाज शरीफ साहब पे भी पनामा बना, फिर शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग। कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं है। पनामा में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था। पनामा था तो क्या निकला? फिर बेटे से तनख्वाह नहीं ली। पनामा किधर है? तो इसीलिए तो कहते हैं ना उस वक्त पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और पीछे आपके स्टूडेंट थे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो 450 कनाल जो 485 कनाल ज़मीन, ये क्या है? ये क्यों है उनके पास? नहीं, ये मेरे पास क्यों? कल कलां को उनके मामला सेट हो जाते हैं तो बाहर आ जाएंगे। केस कहाँ? ये 240 कनाल ज़मीन बनी गाला की। देखिए नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ पे सुने ना, मेरी बात सुन रहे। 485 कनाल ज़मीन, छोड़ दे सारे आर्गूमेंट।
ये मुझे दे दे। देखिए साइफर कहाँ गया, वो भी तो केस ही था आपका। इद्दत कहाँ गया, वो भी तो मैं केस कहता हूँ कि मैं जिस चीज़ पे आपको ला रहा हूँ उस पे आए ना। ये 485 और 240 क्या है? ठीक है, क्या है, क्यों दी गई है इनको? अगर इन्होंने कोई फेवर नहीं दी किसी को तो इनको क्यों मिली है? मुझे क्यों नहीं मिली, आपको क्यों नहीं मिली? शहबाज शरीफ जब मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था तो फर्द जुर्म जब आयद होना था तो प्राइम मिनिस्टर लग गए थे। तो सर इसमें तो देखिए ये आप खब्ते मबस, एक फारसी का लफ्ज़ होता है कि बहस को उलझा रहे हैं। पाकिस्तान के लफ्ज़ दोबारा प्लीज बोलिए, खब्ते मबस, राइट। पाकिस्तान के सारे सियासतदानों पे इल्ज़ामात लगते रहे। हाँ जी, लगते हैं, जरदारी समेत। जी जी। किसी सियासतदान के पास ये ठोस सबूतों के साथ करप्शन नहीं निकली। किसी की किटी के अंदर 28 करोड़ 50 लाख रुपया नहीं डाला गया इस तरीके से, जिसका एक चेक मौजूद है। किसी को 485 कनाल ज़मीन अतिया नहीं की गई, किसी की सहेली को 240 कनाल ज़मीन। दिस इज़ द ओनली केस इन होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। 485 कनाल? यस। नहीं, आप समझते हैं ये, बस इसे कंक्लूड करते हैं, आप समझते हैं कि ये मामला इमरान खान साहब को अदम एतमाद से निकाल कर यहाँ तक आने का और जेल में बैठने का, ये 485 कनाल का ही है बेसिकली, और इसमें कोई ऐसी, वो बेशुमार दूसरे मामलात भी हैं, 9 में है और चीज़ें हैं। आपकी तस्वीर एक रिलीज़ हो गई, मीडिया पे आ गई, और मुझे याद है बतौर जर्नलिस्ट कवर करते हुए कि वहाँ तो परिंदा पैर नहीं मार सकता था, और उन दिनों पेशियाँ इसी तरह की होती थी जैसे इन दिनों अपोजिशन की पेशियाँ हैं। चले ये बाद में टॉपिक छेड़ते हैं। तो वो तस्वीर आपकी बाहर आ गई, आप गिरफ्तार हो गए, आपके स्टूडेंट आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज़ DGI हैं उस वक़्त, तो आपकी गिरफ्तारी और आप अडयाला चले जाते हैं। तो वो क्या किस्सा है, को खोज लगाई कि किन्होंने आपकी फील्डिंग लगाई थी, क्या चक्कर चला? खैर खोज लगाने की क्या बात है, हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और हर वो आदमी जो खटकता था उनकी आंख में किसी न किसी हवाले से वो जेल चला जाता था। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी गिरफ़्तारी का हुक्म उन्होंने दिया था, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उनके बहुत करीब के लोगों ने मुझे बाद में कहा था कि खान साहब का कोई लेना देना नहीं था, और खान साहब इस पे बड़े नाराज़ हुए थे। अब मुझे ना इस खबर की सदाकत का कोई इल्म है, लेकिन बहरहाल वो वज़ीर आज़म थे, और मुझे गिरफ़्तार करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि उनकी बेखबरी में इतना बड़ा काम कर लिया गया हो। आधी रात को मेरे घर गाड़ियाँ आती हैं और मेरी पूरी गली जो है वो सुर्ख सब्ज़ बत्तियों से भरी पड़ी है। मैं जागता हूँ, मैं लिख रहा था रात को, वही कलम जो मैंने उठाया हुआ था वो मेरे हाथ में था, मेरे पाँव में रफ़ चप्पल थे, मैंने रात के कपड़े पहने हुए थे, गर्मियों के दिन थे, 28 जुलाई 2019। मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि पुलिस ही पुलिस खड़ी है, कुछ सफ़ेद कपड़े, गाड़ियाँ भरी पड़ी। मैंने कहा जी क्या हुआ, खैरियत है? कहने लगे जी आप चलें हमारे साथ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि जी बस चलें, हम कुछ नहीं जानते। मैंने कहा कोई वारंट, कोई FIR, क्या हुआ क्या? कोई वारंट नहीं है जी, बस आप चलें। मैंने कहा अच्छा ओके, मैं चलता हूँ, मुझे कपड़े बदल लेने दो, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे दवाइयाँ लेने दो, मुझे रफ़ चप्पल मेरे पाँव में पड़े हुए हैं, मैं घर वालों को बता तो दूँ कि मुझे लेके जा रहे हैं, आधी रात का वक्त था। कहने लगे जी नहीं नहीं आप चले। इतनी देर में मेरी बीवी और बेटी बाहर निकल आई, उनको धक्के वक्के पड़े, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया, थाने ले गए। थाने के अगले दिन उन्होंने हथकड़ी लगाई और एक AC की अदालत में ले गए, हथकड़ी लगा के वैन में बिठा के, और AC साहब के सामने मैंने एक छोटी सी तकरीर की, हथकड़ी लगे हुए। तो खैर वो कहने लगी जी कि मैं आपको जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन खैर उन्होंने कहा जी सिद्दीकी साहब को बिठाएं साथ वाले कमरे में, मैं आर्डर लिखवाती हूँ। वकील आ गए थे काफ़ी सारे, उन्होंने कहा जी क्या आर्डर लिखाती हैं, इस केस में तो थानेदार ज़मानत ले लेता है। केस ये है कि जी इन्होंने कोई घर किराए पे दिया हुआ है, और किराएदार जो हैं उनके पर्टिकुलर थाने में जमा नहीं कराए, वो घर भी नहीं है इनका। खैर उन्होंने बिठा दिया। तो जब वो छोटे से कमरे में मुझे बिठाया और वकील आए हुए थे, तो हथकड़ी भी मुझे लगी हुई थी और पेन मेरे हाथ में था। तो किसी वकील ने वो तस्वीर ली जो फिर वायरल हुई चंद लम्हों के बाद, यानी और वो किसी को तवक्को नहीं थी कि उन्होंने कहा जी कि 14 दिन के रिमांड पे इनके जेल भेज दें। जेल चले गए। फिर जेल की एक अलग कहानी है। बाकी कह दी, एक बड़ी सी वैन में मैं हथकड़ी लगे एक कोने में बैठा हूँ, अंदर चर्सी भंगी गालियाँ दे रहे हैं, एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, और मैं
कोने में गाड़ी में सुखड़ा सिमटा बैठा था। मैंने कहा ये किस मखलूक के साथ मुझे, वहाँ जाके भी कुछ कैदी तो उतर गए, मुझे एक मोटरसाइकिल पे बिठाया, बड़ी दूर किसी और जेल में ले गए जो अंदर ही बनी हुई है, उस पर लिखा होता है HSB, हाई सिक्योरिटी ब्लॉक, जिसे कसूरी चक्की कहते हैं। उस चक्की के अंदर एक छोटे से सेल में 5 कैदी पड़े हुए थे, 5 या 6, और मुझे 7वां उसमें डाल दिया। बैठने की जगह भी नहीं थी, और साथ ही एक कमोड पड़ा हुआ था जो गलाजत से भरा हुआ था। ये वो लोग हैं जो आज क्लेम करते हैं जी कि हमारा पंखा नहीं चल रहा, हमारी लाइट नहीं जल रही, हमारी एक्सरसाइज मशीन काम नहीं कर रही, हमारी बत्ती गुल हो जाती है। इन्हें नहीं पता है कि दूसरों के साथ क्या सलूक करते हैं। दे डोंट नो। एनीहाउ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।